साल था 1998। जगह थी रायगढ़ का पुराना डाक बंगला। बाहर तूफान ऐसा था मानो आसमान फट पड़ेगा। बिजली की कड़क ने पूरे जंगल को रोशन कर रखा था। उस खंडर इमारत के सबसे आखिरी कमरे में एक आदमी, जिसका नाम शंकर था, बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, माथे से खून बह रहा था। उसने अपनी 6 साल की बेटी मिनी को एक पुराने लकड़ी के संदूक के पीछे छुपाया हुआ था। शंकर की आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन अपनी बेटी के लिए प्यार उससे भी ज्यादा गहरा था। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। सिर्फ 3 तीलियां बची थीं। उसने मिनी के कान में फुसफुसाया, मिनी, मेरी बात ध्यान से सुन। जब तक ये माचिस जल रही है वो तेरे पास नहीं आएगा। रोशनी मत बुझने देना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, रोशनी मत बुझने देना। मिनी रो रही थी। दरवाजे के नीचे से एक गाढ़ी काली धुएं जैसी परछाई अंदर रेंग रही थी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। शंकर चिल्लाया, मैं उसे रोकता हूं, तू माचिस जला। शंकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो अंधेरे कोने में पहुंचा, एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ कुचले जा रहे हों। नहीं, शंकर की चीख गूंजी और फिर खामोशी। मिनी ने डरते डरते पहली माचिस जलाई। कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। उसने देखा, पट पर शंकर का सिर्फ एक जूता बचा था। शंकर गायब था और दीवार पर एक बहुत बड़ी परछाई खड़ी थी जो मिनी को देख रही थी, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। मिनी की माचिस बुझ गई। अंधेरा और फिर एक बच्ची की चीख। 25 साल बीत गए। मिनी अब मृणालिनी बन चुकी थी, एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट जो मुंबई में रहती थी। बचपन की वो घटना उसके दिमाग से धुंधली हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे समझाया था कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस था। उस रात कोई साया नहीं था, बस एक जानवर ने उसके पिता पर हमला किया था। मृणालिनी ने खुद को यही सच मनवा लिया था, लेकिन किस्मत देखिए, उसकी कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए वहीं भेजा जहां से उसकी जिंदगी बर्बाद शुरू हुई थी। रायगढ़। वहां एक नया रिसॉर्ट बनने वाला था और पुराने डाक बंगले को तोड़ना था। मृणालिनी अपनी कार में रायगढ़ पहुंची। शाम के 6 बज रहे थे। अजीब बात यह थी कि गांव में सन्नाटा था। लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे ऐसे बंद कर रहे थे जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो। एक बूढ़े दुकानदार ने मृणालिनी को रोका, बिटिया, सूरज ढलने वाला है, डाक बंगले मत जाओ, वो जमीन श्रापित है। मृणालिनी ने चश्मा उतारा और मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं इन पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं करती। बूढ़े ने एक अजीब सी बात कही, विश्वास तो परछाई पर भी नहीं करना चाहिए बिटिया, अंधेरे में वो भी साथ छोड़ देती है, लेकिन यहां अंधेरे में परछाई जिंदा हो जाती है। मृणालिनी ने इसे नजरअंदाज किया और अपनी कार सीधा डाक बंगले की तरफ बढ़ा दी। डाक बंगला आज भी वैसा ही था, वीरान, टूटा फूटा। चौकीदार रामू काका वहां इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक लालटेन थी। हालांकि बिजली आ रही थी। रामू काका ने मृणालिनी का सामान कमरा नंबर 4 में रखवाया। यह वही कमरा था जहां 25 साल पहले शंकर गायब हुआ था। रात के 10 बजे मृणालिनी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। बाहर फिर से वही मौसम बनने लगा। बारिश शुरू हो गई। अचानक लाइट चली गई। पूरा डाक बंगला घुप अंधेरे में डूब गया। मृणालिनी ने अपना फोन उठाया टॉर्च जलाने के लिए, लेकिन फोन डेड था। डैम इट, वो बड़बड़ाई। तभी उसे कमरे के कोने से एक आवाज आई, खिर खिर, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। मृणालिनी ने पूछा, रामू काका, आप हैं क्या? कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी बिजली कड़की। उस 1 सेकंड की रोशनी में मृणालिनी ने जो देखा, उसका खून जम गया। कमरे के कोने में एक लंबा काला साया खड़ा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था जिसका वो साया हो। वो साया दीवार से चिपका हुआ था, लेकिन उसका आकार बदल रहा था। कभी वो बड़ा हो जाता, कभी छोटा। अगली बार जब बिजली कड़की तो वो साया कोने में नहीं था। वो अब मृणालिनी के बिस्तर के ठीक सामने वाली दीवार पर था। वो करीब आ रहा था। मृणालिनी की सांसें अटक गईं। उसे बचपन की वो याद, वो आखिरी माचिस, सब याद आने लगा। वो भागकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। तभी दरवाजे के उस पार से
रामू काका की चीख सुनाई दी, भागो मेम साहब, वो आ गया, काल छाया आ गया। उसके बाद रामू काका की आवाज एक अजीब सी घुटती हुई आवाज में बदल गई, जैसे किसी ने उनका गला दबोच लिया हो। अब मृणालिनी कमरे में अकेली थी और वो चीज कमरे के अंदर थी। अंधेरे में एक आवाज आई, भारी और सूखी हुई आवाज। बरसों पहले एक माचिस ने तुझे बचा लिया था। मृणालिनी कांपने लगी। कौन हो तुम? मैं वो हूं जो रोशनी के जाने के बाद बचता है। तेरे पिता का स्वाद मुझे आज भी याद है। यह सुनते ही मृणालिनी के अंदर का डर गुस्से में बदल गया। उसने अपने बैग से एक इमरजेंसी फ्लेयर निकाला। जैसे ही उसने फ्लेयर जलाया, लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसने देखा दीवारों पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों काले हाथ बने हुए थे जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन रोशनी पड़ते ही वो साए पीछे हटने लगे। चीखने की आवाजें आने लगीं। ये कोई आम भूत नहीं था, ये काल छाया था, एक पुरानी शक्ति जो परछाइयों से बनती है और रोशनी से जलती है। मृणालिनी खिड़की तोड़कर बाहर कूदी। बाहर बारिश में वो कीचड़ में गिर गई। फ्लेयर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। वो अपनी कार की तरफ भागी, लेकिन कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर वही साया बैठा था। वो कार में नहीं घुस सकती थी। उसने जंगल की तरफ भागना शुरू किया, पुराने मंदिर की तरफ जहां गांव वाले रहते थे। पीछे से उसे सरसर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सांप जमीन पर रेंग रहा हो। वो मुड़ी तो उसे जमीन पर अपनी परछाई दिखती, लेकिन उसकी अपनी परछाई के दो सर थे। वो राक्षस उसकी परछाई के साथ जुड़ चुका था। मृणालिनी चिल्लाई, छोड़ दो मुझे। उस साए की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जितना तेज भागेगी तेरी परछाई उतनी ही लंबी होगी और मैं उतना ही करीब। भागते भागते मृणालिनी एक पुराने पावर हाउस के पास पहुंची। ये वही जगह थी जहां से पूरे डाक बंगले की सप्लाई आती थी। उसका फ्लेयर अब बुझने वाला था। सिर्फ कुछ सेकंड्स की रोशनी बची थी। वो अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी जेब में लाइटर ढूंढा। क्लिक क्लिक, लाइटर नहीं जला। अंधेरे में उसे अपने कंधे पर एक ठंडा एहसास हुआ। किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। एक सड़ी गली सांस उसके चेहरे पर आई। बुझ गई रोशनी, अब तेरा वक्त खत्म, वो दानव बोला। मृणालिनी रोने लगी। उसे लगा आज वो मर जाएगी, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। रोशनी मत बुझने देना। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां लाइटर नहीं था, लेकिन उसके पास उसका आर्किटेक्चरल लेजर पेन था। यह कोई मामूली रोशनी नहीं थी, यह हाई इंटेंसिटी लेजर बीम थी। जैसे ही उस साए ने अपना मुंह खोला, मृणालिनी ने वो लेजर सीधा उसकी आंखों में मार दी। एक तीखी चीख से पावर हाउस हिल गया। वो परछाई रोशनी से नहीं डरती थी, लेकिन लेजर की गर्मी ने उसे चीर दिया। मौका पाकर मृणालिनी ने वहां पड़े पुराने डीजल ड्रम को धक्का दिया और अपनी आखिरी दम तोड़ती हुई फ्लेयर उस तेल पर फेंक दी। बूम! एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरा पावर हाउस आग की लपटों में गिर गया। आग, पूरे कमरे में आग थी, और आग का मतलब है कोई अंधेरा नहीं। वो साया आग के बीच में तड़प रहा था। सुबह हो गई थी। पुलिस और गांव वाले वहां पहुंच गए थे। पावर हाउस जलकर खाक हो चुका था। मृणालिनी एक ब्लैंकेट ओढ़े एम्बुलेंस के पीछे बैठी थी। वो जिंदा बच गई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, आप बहुत बहादुर हैं मैडम। शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, पर आप बच गईं। मृणालिनी ने चैन की सांस ली। खेल खत्म हो गया था। उसने अपने पिता का बदला ले लिया था। वो उठी और गाड़ी की तरफ बढ़ी। सुबह की धूप खिली थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन मृणालिनी जब गाड़ी के साइड मिरर में अपना चेहरा साफ करने के लिए झुकी, तो उसने कुछ अजीब देखा। धूप तेज थी। जमीन पर सबकी परछाई बन रही थी। इंस्पेक्टर की परछाई थी, पेड़ों की परछाई थी, लेकिन मृणालिनी की कोई परछाई नहीं थी। वो दंग रह गई। उसने हाथ हिलाया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हिला। तभी उसने कार के मिरर में ध्यान से देखा। मिरर में उसकी आंखें उसकी अपनी नहीं थी। उन आंखों का रंग गहरा लाल था, और मिरर वाली मृणालिनी ने धीरे से मुस्कुराकर अपने होंठ पर उंगली रखी। मृणालिनी चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। उस रात आग में वो साया मरा नहीं था। वो साया मृणालिनी के अंदर बस गया था। अब मृणालिनी ही काल छाया थी। कहते हैं
इंसान मर जाता है पर उसका साया यहीं रह जाता है। अगली बार जब आप धूप में चलें तो पीछे मुड़कर जरूर देखना। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।